नमस्कार साथियों, पुनः मेवाड़ की इस पुण्य भूमि से मैं हितेंद्र सिंह तंवर आप सभी का अपने इस YouTube चैनल शांभवी क्लासेस, जो कि समर्पित है उन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं को जिनमें हिंदी व्याकरण की अपनी एक अहम भूमिका है। साथियों, मैंने इससे पहले एक कक्षा आपके सामने रखी थी। उस कक्षा में मैंने आपको हिंदी व्याकरण और विशेषतः सब इंस्पेक्टर के पेपर में जो हिंदी व्याकरण का पाठ्यक्रम पूछा जाता है, आप ये मान के चले कि राजस्थान में होने वाली सभी प्रतियोगिता परीक्षा जिनमें हिंदी व्याकरण का 30% या 40% भाग आता है, उन सभी भागों को जो सब इंस्पेक्टर का पेपर है उसमें पूरी हिंदी व्याकरण इन्होंने आरपीएससी ने ले रखी है। तो हम सब इंस्पेक्टर को विशेष रूप से लक्षित करके इस पाठ्यक्रम को चलेंगे, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि काफी टाइम हुआ है, जैसा कि आपको पहले ही बताया गया मैंने, कि लगभग 4 साल तो हो ही चुके हैं, 4.5 साल होने आए हैं, और बहुत ही जल्द मुझे लगता है कि सरकार इस विषय की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करेगी, आकृष्ट करेगी। माफी चाहता हूं। तो सब इंस्पेक्टर को लेके मैंने आपको एक छोटा सा सब इंस्पेक्टर का खाका आपके सामने खींचा था कि हिंदी की इसमें कैसी भूमिका रहेगी, क्या भूमिका है हिंदी की, आप किस तरीके से तैयारी करें हिंदी की कि आपका जो है पेपर अच्छे से अच्छा हो सके। और मैंने आपको बताया था कि मैं किस तरीके से आपकी संपूर्ण पाठ्यक्रम की जो ये जर्नी है, या फिर जो कह सकते हैं हम, जिसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूं। आज से जो साथियों, मैं ये कहूंगा आपसे कि आज से जो है हम हिंदी व्याकरण का श्री गणेश करेंगे। आज से यदि आप सभी मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं, या फिर वे सभी साथी जिन्होंने पहले भी मेरी कक्षा जो एक वीडियो मैंने अपलोड किया था वो देख रखा है, मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि आप 25 से 30 सेकंड या 1 मिनट लीजिए, लेकिन आज से जो हम कक्षाएं शुरू करेंगे उन्हें विधिवत उनके नोट्स बनाना शुरू करें। तो मेरा आप सभी से ये निवेदन रहेगा कि मैं आपको 25-30 सेकंड या 1 मिनट आप लीजिए, लेकिन हाथ में आप पेन रखें, एक रफ कॉपी सही, लेकिन आप पेन और कॉपी लेके बैठे। 1 मिनट का समय आप लीजिए, आराम से ढूंढ लीजिए। 1 मिनट के समय के बाद जो है हम यहाँ पे हिंदी व्याकरण की शुरुआत करेंगे एकदम शून्य से। जिसे भी लगता है कि सर संधि समझ में नहीं आती, या फिर ये नहीं समझ में आता, वो नहीं समझ में आता, एक एक चीज, हमेशा ज्यादातर आपकी ये समस्या है कि सर खाना मात्राओं की बहुत गलतियां होती है। हम एक एक चीज को, एक एक पहलू को बहुत ही बारीकी से करते हुए इस पूरे पाठ्यक्रम को करेंगे। आप सभी से मेरी गुजारिश है कि यदि आप में वाकई में ये जिज्ञासा है और आप वाकई में उत्सुक है, जिज्ञासु है, और आपके मन में वह चाह है कि नहीं मैं आने वाले सब इंस्पेक्टर के पेपर में बहुत अच्छा सा अपना जो है एक रोल निभाऊं, अहम भूमिका निभाऊं, तो थोड़ा यदि आप गंभीर है इस विषय को लेके, अपने भविष्य को लेके, तो मेरा ये निवेदन है कि शायद 1 मिनट हो भी गया है और आपके हाथ में पेन और कॉपी आ भी गई होगी। तो चलिए साथियों, आज से मेरे साथ हिंदी व्याकरण की इस रोमांचक जर्नी पे चलते हैं। और मैं आपको ये आश्वस्त करता हूं कि जैसे जैसे आप मेरे साथ आगे बढ़ेंगे, आपको निसंदेह हिंदी में एक अच्छी रुचि पैदा होगी। हिंदी के जो आपने मन में फोबियाज बना रखे हैं, जो एक हिंदी को लेके एक मनोवैज्ञानिक तर्क है कि हिंदी बहुत सरल है या हिंदी बहुत कठिन है, इन दोनों के बीच में ही चलते हुए हम हिंदी को कठिन से सरल की ओर लेके चलेंगे, जो कि एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण कहता है। यदि आप एसटीसी बीएड रीड के छात्र हैं तो आप आपकी शिक्षण विधियों में भी पढ़ेंगे कि भाषा की जो विशेषता है, क्या जो भाषा की विशेषता है, जिसमें कहा जाता है कि भाषा का स्वरूप जो है वो कठिन से सरल की ओर होता है। तो चलिए ज्यादा देर न लगाते हुए आज जो है हम हिंदी का श्री गणेश करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक जो होगा, देखिए आज की क्लास में भी मैं आपको एक बहुत बेसिक सी जानकारी दूंगा, और मैं चाहता हूं आज से आप लिखना शुरू करें। यदि आप वाकई में अपने इस तैयारी को लेके गंभीर हैं तो मैं मानता हूं कि आज से अपन नोट्स बनाना सीखेंगे। जहां पे मैं आपको समझाऊं तो 2 मिनट आप रुक के समझिएगा। जब मैं आपको कहूं हाँ ये आप नोट करिए, तब आप नोट कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि
यूट्यूब पे है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, चीजें कहीं जाएगी नहीं, रिकॉर्डेड वीडियो रहेंगे, आप जितनी बार चाहे इन्हें देख सकते हैं। तो आज जो है हम हिंदी व्याकरण का पहला टॉपिक जो शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षा जिसमें हिंदी नाम व्याकरण का नाम आता है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह महत्वपूर्ण रहेगा। सबसे पहले हमारे पास जो है हमने शुरुआत की है हिंदी भाषा एवं व्याकरण। मोटा मोटी हिंदी व्याकरण की शुरुआत ही यहां से होती है कि सबसे पहले ये जो शब्द लिखे हैं, क्या शब्द है? एक है हिंदी, दूसरा है भाषा, तीसरा शब्द आपके सामने यहां पे आता है व्याकरण। हम सबसे पहले इन तीनों शब्दों को समझेंगे कि शब्द हिंदी कहां से आया, इस हिंदी का उद्भव कैसे हुआ, हिंदी मूलतः किस भाषा का शब्द है। हिंदी भाषा है लेकिन मूलतः यह जो हिंदी शब्द आया है वह कहां से आया, इसकी उत्पत्ति जैसे आप आगे शब्द विचार में पढ़ेंगे, जब हम तत्सम तद्भव देशज विदेशज शब्द जब हम पढ़ेंगे तब हम बताएंगे कि आपको, वैसे मैं आपको बता दूं कि हिंदी जो है, एक आपको जान के हैरानी होगी, जिन्हें पता है वो अच्छी बात है, तो हिंदी जो है वह फारसी भाषा का शब्द है। नुक्ता आएगा यहाँ पे, जब भी नुक्ता आता है तब आवाज जो है, प्राणवायु, जो मैं यहाँ पे यदि आपके सामने हवा कहूं तो हवा से मतलब है कि वह हवा जो मुंह से बाहर निकलती है, और उसके लिए मैं आपके सामने एक शब्द ये प्रयोग करूंगा जिसे मैं आपको कहूंगा प्राणवायु। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज न होए कि शब्द प्राणवायु क्या है। सिंपल सा, जो हम सांस के साथ छोड़ रहे हवा उसे ही प्राणवायु कहा जाता है। तो देखिए हमारे सामने टॉपिक है हिंदी भाषा एवं व्याकरण, ठीक है। सबसे पहले हम शब्द पे आते हैं, वह है भाषा। आपने सबने नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किया तो मैं वापस एक बार आप नोट कर लीजिए, हेडिंग डाल दीजिए हिंदी भाषा एवं व्याकरण। देखिए हो सकता है इस वीडियो में स्पीड कम लगे या ज्यादा लगे, यदि आपको लगता है कि स्पीड कम है तो हम अगले वीडियो में इसे सुधारेंगे, ठीक है। तो एक बार आप इसे नोट कर दीजिए। तो आप सबने नोट कर दिया होगा ऐसा मैं मानता हूं, और आगे हम चलते हैं कि सबसे पहले हमने लिखा है भाषा। क्या होती है भाषा, यह समझने से पहले हम समझेंगे भाषा शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, क्या होती है भाषा। देखिए भाषा शब्द की जो उत्पत्ति है वह मूल भाषा के भाष धातु से हुई है। भाष धातु, देखिए मैं आपके सामने यदि कहूं मूल भाषा, तो मूल भाषा से हमेशा तात्पर्य होता है संस्कृत। इस संसार में जितनी भी भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं की जननी है, मां है, वह है संस्कृत है। जितनी भी भाषाएं हैं वह संस्कृत से निकली हुई है। तो मूल भाषा यदि मैं शब्द आपके सामने प्रयोग करूं तो आप समझ जाए कि मैं संस्कृत की बात कर रहा हूं। तो भाषा शब्द जो है वह संस्कृत के भाष धातु से प्रकट हुआ है। धातु का मतलब, जो आपने हिंदी में एक शब्द सुना है क्या, क्रिया शब्द, क्रिया शब्द, उसी को संस्कृत में धातु कहते हैं। तो भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ, जिसका शाब्दिक अर्थ है, क्या शाब्दिक अर्थ है, विचार प्रकट करना, विचार प्रकट करना। अब यहां पे एक शब्द आया है विचार। जरा सोचे कि यदि हम विचार को भी परिभाषित करना चाहे कि विचार किसे कहेंगे, विचार किसे कहा जाता है, तो विचार को हम कहते हैं मन की, हमारे मन में प्रकट अध्वन्यात्मक इकाई। मन में प्रकट अध्वन्यात्मक इकाई को
एक सेकंड, इससे पहले थोड़ा सा अध्वन्यात्मक, ठीक है। अध्वन्यात्मक इकाई एक शब्द है, मैं इसके आपके सामने ऑप्शन रखूंगा कि कौन सा सही है, आप बताइएगा। प्रश्न ये है, अब तो पांचवा ऑप्शन भी आता है आरपीएससी में, कि निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द है, ठीक है। आपके सामने ऑप्शन है 1 2 3 4 5, या फिर जो भी आप समझना चाहे, मैं यही रख देता हूं, जो भी होगा। 5 शब्द आपके सामने मैं रखूंगा। देखिए, एक प्रश्न है सीधा सा, बहुत बार पूछा गया है कई एग्जाम में, बड़े से बड़े और छोटे से छोटे में, कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। इकाई दोनों में ऋस्व स्वर है, दोनों में बड़ी मात्रा है, पीछे बड़ी मात्रा है, दोनों में बड़ी मात्रा, इसमें अपन सॉरी ये रिपीट हुआ तो इसको ऐसे कर सकते हैं। ये तो आप आपके हिसाब से ये एक प्रश्न भी मान लीजिए कि इसका जवाब आपको देना है, ठीक है। यहां पे मैं लिखूंगा नहीं कि विचार क्या है। देखिए, मैंने कहा विचार जो है, विचार को मैंने परिभाषित किया है कि मन में प्रकट अध्वन्यात्मक इकाई जो है वह विचार है। मैं मानता हूं कि आप में से कितनों ने ही इसको सही कर लिया होगा। इकाई जो है ये ऑप्शन सही है अपना, ठीक है। नेक्स्ट आप नोट करना चाहेंगे? तो मैंने आपको कहा कि भाषा, जिसका भाषा जो है वह संस्कृत के भाष शब्द से, भाष धातु से प्रकट हुआ है। धातु का अर्थ होता है हिंदी में क्रिया शब्द, क्रिया रूप। भाष का शाब्दिक अर्थ होता है विचार प्रकट करना। विचार को भी हमने परिभाषित किया कि मन में उत्पन्न अध्वन्यात्मक इकाई को विचार कहा जाता है। इस आधार पे हम भाषा की परिभाषा यदि हम देखें कि भाषा की जो है, क्या हम देख रहे हैं, परिभाषा। तो यदि हम भाषा की परिभाषा को समझे तो देखिए, हिंदी में क्या है समझना बहुत आसान है। मैं 2 मिनट थोड़ी हटके बात करूंगा कि हिंदी में सबसे अच्छा तरीका मैं ये मानता हूं हिंदी सीखने का कि आप जो है लिखने का प्रयास करें। और वह लिखने का प्रयास चाहे आप किसी किताब को देख के लिखें, चाहे किसी से सुन के लिखें। तो मैं इस परिभाषा को भी मैं ये कहूंगा, मैं सिर्फ उच्चारण करूंगा, आप कोशिश कीजिए कि आप उस परिभाषा को लिखें, ठीक है। तो भाषा की परिभाषा आप लिखें, ठीक है। देखिए, मैं बोल रहा हूं, आप कोशिश कीजिएगा लिखने की। हो सकता है यहीं पे हम गलतियां करते हैं। देखिए, जिस गलती की कोई सजा नहीं है पेपर में, यहाँ पे हमेशा एक सिद्धांत है, जिस गलती की कोई सजा नहीं, उस गलती को करने से कोई दिक्कत नहीं है। जिस गलती में अंक नहीं कट रहे हैं, जिस गलती से कुछ सीखा जाए, उस गलती को करने में कोई आपत्ति नहीं है। जानबूझ के नहीं करनी, लेकिन जो आता है उसे लिखे। देखिए, मैं भाषा की परिभाषा आपके सामने मौखिक रूप से कहूंगा, 2 से 3 बार रिपीट करूंगा, आप
कोशिश कीजिए कि आप लिखें, ठीक है। उसके बाद जो आपने लिखा और उसके बाद मैं आपको लिख के बताऊंगा कि आपने क्या गलती की, ठीक है। आप लिखने की कोशिश कीजिए। लिखिए, उच्चारण अवयवों द्वारा, उच्चारण अवयवों द्वारा उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों का वह समूह, वापस रिपीट कर रहा हूं, सुनिएगा। उच्चारण अवयवों द्वारा उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों का वह समूह जिसके द्वारा, ध्वनि प्रतीकों का वह समूह जिसके द्वारा किसी समाज विशेष के लोग, जिसके द्वारा किसी समाज विशेष के लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे भाषा कहा जाता है। मैं मानता हूं कि आप सभी ने परिभाषा लिख ली होगी सुन के। एक बार मैं वापस रिपीट करता हूं, उसके बाद मैं ब्लैक बोर्ड पे लिखूंगा और आप देखिएगा कि आपने क्या गलती की। यहीं से हम हिंदी सीखना शुरू करेंगे। शब्द शुद्धि, जो व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार एवं वाक्य विचार। व्याकरण इन 3 संपूर्ण व्याकरण जो है इन 3 शब्दों पे ही मतलब बनी है कि संपूर्ण व्याकरण में हम 3 चीज पढ़ते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार एवं वाक्य विचार। ये जैसे आगे पढ़ेंगे हम समझेंगे। देखिए, मैं परिभाषा आपके सामने वापस रिपीट कर देता हूं, अगर किसी ने नहीं लिखी एक बार आप वापस कॉपी कीजिएगा। उच्चारण अवयवों द्वारा उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों का वह समूह जिसके द्वारा किसी समाज विशेष के लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे भाषा कहा जाता है या भाषा कहलाती है, ठीक है। अब मैं आपके सामने बोर्ड पे लिखूंगा, आप देखिएगा कि आपने कितनी गलतियां की और कितनी आपकी लेखन शैली शुद्ध है, सही है, ठीक है। मैंने लिखा है उच्चारण अवयवों। देखिए, एक एक बिंदी का बहुत हिंदी से, देखिए हिंदी से यदि बिंदी निकाल दी जाए तो हिंदी का ही अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो इन बिंदी का बहुत ध्यान रखें। इसे अनुस्वार कहा जाता है। उच्चारण अवयवों द्वारा उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों, देखिए आपने प्रतीकों ऐसा लिखा भी होगा लेकिन किसी ने यहां बिंदी नहीं रखी। प्रतीकों का वह समूह, उसके बाद हम रुके तो कोमा, या सॉरी या कोमा नहीं आएगा, वह समूह जिसके द्वारा किसी समाज लोग अपने विचारों, कैसे हटेगा, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे भाषा कहा जाता है, ठीक है। देखिए, उच्चारण अवयवों द्वारा उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों का वह समूह जिसके द्वारा किसी समाज विशेष के लोग
अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे भाषा कहा जाता है या भाषा कहलाती है, जैसा भी आपने लिखा। देखिए सबसे पहले गलतियां क्या करते हैं, हम शब्द लिखते हैं, ये छोटी छोटी गलतियां यही हमें हिंदी में मार्क्स देती है, यही हमारे अंक कटते हैं। यदि पेपर लिखित हो, आप आरएस का मेंस का चौथा पेपर उठा के देख लीजिए, सबसे ज्यादा यदि किसी विषय में अंक मिलते हैं पूरे आरएस के पेपर में तो वो है 120 नंबर, वो है हिंदी के, और बच्चों के नंबर नहीं आते हैं। इन छोटी छोटी गलतियों में ही अंक कटते हैं। तो देखिए उच्चारण अवयवों द्वारा उच्चरित, उच्चारण अवयव, अवयव जो भी हमारे मुंह से शब्द निकलते हैं, वर्ण निकलते हैं, अक्षर है, वही अवयव है, द्वारा उच्चरित यादृच्छिक, ये एक शब्द नया है, हम इसका मतलब समझेंगे। यादृच्छिक ध्वनि, आप में से कितनों ने ऐसा लिख दिया होगा? ये जो है कहीं ना कहीं एक लेखन शैली को प्रभावित करता है। हम हर चीज को अपने कंफर्टेबल के हिसाब से उस चीज को गढ़ने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि भाषा की विशेषताओं में ये भी एक भाषा की विशेषता है। देखिए यह गलत है, मैं ये मानता हूं कि आज से आप ऐसा लिखना सीखेंगे। प्रतीकों, अनुस्वार आएगा यहाँ पे, ये अनुनासिक है, अनुस्वार है, जो भी है मैं आपको समझाऊंगा क्या है। प्रतीकों का वह समूह, आप में से बहुत से होंगे जिन्होंने समूह को छोटा किया होगा। याद रखें समूह है, समूह बड़ा होता है, ठीक है। मैं मानता हूं कि आज से ये गलतियां नहीं होगी। यही आपकी भाषा कौशल को सुदृढ़ करेगी, लेखन शैली को मजबूत करेगी। हिंदी में यहीं से नंबर आते हैं, हिंदी ऐसे ही सीखी जाती है, कुछ विशेष नहीं होता हिंदी में। हिंदी में इन छोटी छोटी गलतियों का ही ध्यान रखा जाता है। प्रतीकों का वह समूह जिसके द्वारा किसी समाज, देखिए यहाँ पे समाज में नुक्ता आता है, समाज नहीं होता है, समाज, ज पे अपन जोर देते हैं, विशेष के लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे भाषा कहा जाता है। अब यहाँ पे एक शब्द है यादृच्छिक। यादृच्छिक देखिए हम प्रत्यय जब पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि एक शब्द होता है यदृच्छा। यदृच्छा एक मूल शब्द है, उसमें इक प्रत्यय जोड़ने पे जो है आपके सामने शब्द आ जाता है, सॉरी, यदृच्छा। यदृच्छा में इक प्रत्यय जोड़ने पे वह आपके सामने बन जाता है यादृच्छिक। अब यादृच्छिक शब्द का क्या मतलब हुआ? यादृच्छिक का मतलब देखिए समझाता हूं मैं आपको, समझिएगा। मैंने आपको कहा कि हाथ, आप एक सेकंड के लिए विचार करें, हाथ, तो आपके सामने सीधा सा हाथ आया कि ये, इसे हम हाथ कहते हैं। मतलब उस शब्द का नाम लेते ही उसकी एक जो है छवि आपके मस्तिष्क में आ जाती है, मतलब जो घड़ा जा चुका है, जो मूल रूप ले लिया है। तो यादृच्छिक का अर्थ होता है रूढ़ या मूल। जैसे मैंने कहा क, तो आपके सामने सीधा सा आ गया, हाँ ये क है। जैसे मैंने आपको कहा अ, तो आपके सामने ये आ गया अ, ये ऐसा अ नहीं, अ ऐसा नहीं आएगा, तो इसे कहेंगे यादृच्छिक। रूढ़, मूल, योग, इंच इसका अर्थ होता है। यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों का वह समूह जिसके द्वारा किसी समाज विशेष के लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। देखिए शॉर्ट में समझे, एक संक्षेप में समझे तो भाषा कुछ नहीं है, भाषा एक माध्यम है, एक माध्यम है, एक समूह है। किसका समूह है? ध्वनि प्रतीकों का वह समूह है जिसके द्वारा क्या होता है, समाज विशेष के लोग क्या करते हैं, मुख्य बात यह है विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो भाषा क्या है? एक माध्यम है। माध्यम किसका? विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इन गलतियों को देखा होगा। यही छोटी छोटी गलतियों को सुधारेंगे, हिंदी ऐसे ही मजबूत होगी। हम आगे बढ़े। अब हमने भाषा को समझा, भाषा की परिभाषा समझी कि भाषा जो है उच्चारण अवयवों, उच्चारण अवयव जो मुख से हम शब्द निकालते हैं वही उच्चारण अवयव है, से उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों का वह समूह
जिसके द्वारा किसी समाज विशेष के लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे भाषा कहा जाता है। अब हम भाषा की विशेषता समझें। भाषा की विशेषताएं। भाषा की क्या विशेषता है? देखिए, पहली विशेषता मैं आपको बताऊंगा कि यह जो है अर्जित संपत्ति है। अर्जित संपत्ति। भाषा जो है एक अर्जित संपत्ति है। कैसे? समझिए। देखिए, एक बच्चा पैदा होता है, वह धीरे धीरे अपनी माँ से कुछ सीखता है। जैसे जैसे बड़ा होगा वह समाज में बड़ा होता जाएगा, समाज को देखेगा, हर तरीके के लोग उसके पास आएंगे। अब वह कैसी संगति में रहता है, किससे वह सीखता है, किससे अर्जन करता है, किसका? भाषा का। एक उदाहरण के तौर पे समझिए, यदि आप आपके दोस्तों के साथ बैठे हैं तब आपकी भाषा शैली कैसी होगी, जो आपके बोलने का तरीका होगा वह कैसे होगा। उसी के सापेक्ष हम ये कहते हैं कि यदि आप अपने पिता के सामने बैठे हैं तब आपके सामने आपकी भाषा का लहजा क्या होगा, पिता के सामने आपकी भाषा का लहजा क्या होगा। उस वक्त हम भाषा के उन शब्दों का चयन करेंगे जो ये बताएगा कि हम जो है पिता की नजरों में, पिता को हम ये बताना चाहेंगे कि हम जो है समाज की उन सभी बुरी आदतों से दूर हैं, हम समाज के एक आदर्शवादी इंसान हैं और पिता के सामने हम एक आदर्शवाद की जो प्रतिमा गढ़ते हैं। तो क्या है? अर्जित संपत्ति क्यों है? यह हम सीखते हैं, यह समाज हमें सिखाता है। तो समाज हमें सिखाता है तो हम कह सकते हैं कि भाषा जो है एक सामाजिक प्रक्रिया है। इंसान जैसे जैसे बड़ा होगा वह समाज में जैसे लोगों के साथ बैठेगा, जिस संस्था से जुड़ता है, हर संस्था के साथ अपनी भाषा शैली विभिन्न लोगों के सामने, उसके सामने कोई बच्चा है वह कैसे बात करेगा, कोई समकक्ष है वह कैसे बात करेगा, कोई बड़ा है, कोई विद्वान है, उसके सामने अपनी भाषा का चयन करना, अपने भाषा के शब्दों का चयन करना, यही उसकी अर्जित संपत्ति है। तो भाषा की विशेषताओं में प्रथम बिंदु क्या कि भाषा एक अर्जित संपत्ति है। यह कोई साथ लेके नहीं आता, यह सीखता है, अर्जन करता है समाज में रहके। तो मैंने कहा कि भाषा जो है वह एक अर्जित संपत्ति है और यह एक सामाजिक प्रक्रिया है। जैसे जैसे हम बड़े होंगे हमारी भाषा में सुधार आएगा। हम जिस समाज के साथ, जिस वातावरण में पले बड़े हैं, उस हिसाब से हमारी भाषा का, हमारे शब्दों का जो है वो चयन होता है, शब्दों की हम रचना करते हैं, शब्दों का हम उपयोग करते हैं। तीसरी चीज, भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं होता। भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं होता। ठीक है, ये इस बिंदु को समझेंगे हम जब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, जब हिंदी के विकास क्रम की बात करेंगे कि सामान्यतः माना जाता है कि हिंदी का विकास जो है 1050 विक्रमी संवत से है। तो देखिए 1050 विक्रमी संवत में जो भाषा बन गई, हमने उसको एज इट इज नहीं लिया, उसमें कुछ कुछ संशोधन हुए। उसमें देखिए यदि आपको हिंदी की कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का पता होगा तो सबसे पहले मैंने कहा मूल संस्कृत भाषा थी, संस्कृत से सीधी हिंदी नहीं आई। हिंदी कैसे पैदा हुई? तो हिंदी जो है वह कोई सीधे एक झटके में बन गई, एक सतत प्रक्रिया थी और जो बन गई उसमें भी संशोधन हुए और आज भी संशोधन होते हैं। देखिए राजभाषा अधिनियम, राजभाषा आयोग 1963 और अपने संविधान का भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351, 343 से 351, ठीक है। तो उसमें देखिए क्या है, भाषा को लेके ही है। तो भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं है। ये बिंदु में जब आपको आगे पढ़ा हुआ उस समय आपको ये बिंदु स्पष्ट हो जाएगा कि भाषा का अंतिम रूप कैसे नहीं है। अंतिम रूप नहीं है अर्थात क्या हुआ कि भाषा जो है वह परिवर्तनशील है। आप एक बार नोट मत कीजिएगा, मेरे साथ समझिएगा। आपको मैं 1 मिनट दूंगा, ज्यादा मैं नहीं लिखवाऊंगा, कम ही लिखवाऊंगा, लेकिन समझाने पे मेरा ज्यादा फोकस है और मैं आपसे ये अपेक्षा करता हूं कि आप समझे। लिखने के लिए आपके पास किताबें खूब पड़ी है, आप समझेंगे, रिकॉर्डेड आपके पास पड़ा रहेगा, लिखने का आप जब चाहे लिख सकते हैं, लेकिन एक बार मैं आपको 1 मिनट का समय, 1-2 मिनट का समय देंगे जिसमें आप लिख लीजिएगा। तो मैंने कहा कि भाषा क्या है, वह परिवर्तनशील है। कैसे है? अब समझिए,
उदाहरण के लिए जो डूंगरपुर के लोग हैं या फिर उदयपुर के आसपास के हैं, जो हम यहाँ पे वागड़ी, मेवल की भाषा, मेवाड़ी की मिक्स भाषा, इन सभी भाषाओं के, या फिर राजस्थान में या इस जहां पे भी जो भी मुझे अभी सुन रहा है उसकी एक भाषा है। मैं मेरे यहाँ का उदाहरण लूं, जैसे डूंगरपुर में एक तहसील है, उपखंड है सागवाड़ा। अब वहां पे यदि किसी को पूछ लिया जाए कि आप कहां जा रहे हैं, तो वो अपनी मातृभाषा में कहेगा कि हागवाड़ा। इस सागवाड़ा का अपने बना लिया है, सागवाड़ा को बना लिया हगवाड़ो। देखिए क्या है, दंत्य स, और ये क्या है, उष्म व्यंजन ह। हमने जो है भाषा को अपने हिसाब से गढ़ा। तो भाषा क्या है, परिवर्तनशील है। कहां ये दंत्य स और कहां पे आपके सामने यह उष्म व्यंजन यहां पे है। हमने व्यंजनों का ही रूप चेंज कर लिया अपनी सुविधा के अनुसार। एक शब्द है, एक अन्य शब्द से मैं आपको समझाऊंगा, शब्द है रामेश्वर, लेकिन हम हमारे हिसाब से इसको कहते हैं क्या, रामेश्वर। कहां श है, कहां तालव्य श है, जिसे हमने दंत्य स में बदल दिया। जो अंतस्थ व वर्ण है उसको को हम खा ही गए उसे। तो भाषा परिवर्तनशील है। भाषा अपने हिसाब से हम भाषा को ढालने की प्रवृत्ति रखते हैं, लेकिन इन दोनों रूपों के होते हुए यह कह सकते हैं कि भाषा का अपना एक मानक रूप होता है। मानक रूप से मतलब मैं आपको कहूं क, तो आप इसको नहीं लिखे, कहेंगे कि यह क है, यह ख है, यह घ है, यह घ है। तो भाषा का एक मानक रूप है। इसे किसी भी सूरत में यदि ऐसा लिखे और आप कहें कि इसे घ स्वीकार करें, तो नहीं। भाषा का क्या है, भाषा का मापदंड किस बेस पे लिया जाता है कि भाषा का एक अपना मानक रूप होता है। तो मैंने कहा कि भाषा की क्या विशेषता होती है, भाषा का अपना एक मानक रूप होता है। देखिए मानक रूप से क्या मतलब है कि भाषा की अपनी व्याकरण है और अपनी एक लिपि है। देखिए मानक रूप है भाषा का, मैंने कहा भाषा का मानक रूप होता है, अर्थात भाषा की अपनी व्याकरण होती है, भाषा की अपनी लिपि है। अब समझिए कि लिपि किसे कहेंगे, कि लिपि जो है वह ध्वनि चिन्हों को, भाषा के ध्वनि चिन्हों का मानक रूप जो होता है। यानी कि मैंने कहा अ, तो अ को मैंने गढ़ा है इस तरीके से लिखा है। तो भाषा का जो ध्वन्यात्मक रूप है उसे मानक रूप प्रदान करने का काम जो है वह कौन करती है, लिपि। तो लिपि क्या है, तो मैं कहूंगा लिपि भाषा की ध्वन्यात्मक इकाइयों को, ध्वन्यात्मक इकाई का मानक रूप, ध्वन्यात्मक इकाई को मानक रूप प्रदान करती है, प्रदान करती है कौन, लिपि। और व्याकरण को हम आगे समझेंगे ही सही। नेक्स्ट, तो हमने भाषा की विशेषताएं देखी कि भाषा की विशेषता में कि भाषा एक अर्जित संपत्ति है, यह एक सामाजिक प्रक्रिया है, इसका कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता है, यह परिवर्तनशील है, इसका एक मानक रूप होता है, मानक रूप है अर्थात इसकी अपनी एक व्याकरण है और अपनी एक लिपि है, मतलब गढ़े हुए चिन्ह है, गढ़े हुए शब्द है, गढ़े हुए अक्षर है, वर्ण है। और अंतिम कि भाषा का स्वरूप, भाषा
का स्वरूप कठिन से सरल होता है। अब समझिए, भाषा का स्वरूप मैंने कहा कि कठिन से सरल होता है। जो नए बच्चे जो मुझसे जुड़ रहे हैं, जो नए अभ्यर्थी हैं, उन्हें नहीं पता है कि संधि क्या है, संधि को कैसे समझा जाएगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे वो मेरे साथ पढ़ेंगे, मेरे साथ सीखेंगे, जिन्हें मेरा कंटेंट पसंद आएगा, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है, धीरे धीरे आप पढ़ेंगे, वर्ण विचार पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि वर्ण, कौन सा वर्ण मुंह के किस भाग से उच्चारित होता है, वर्णों की संख्या क्या है, स्वरों की संख्या क्या होता क्या कितनी है, प्लुत स्वर क्या है, ग्रहित स्वर क्या है। ये सारी चीजें अभी आपको कठिन लगेगी, लेकिन जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे तो इसका स्वरूप जो है वो कठिन से सरल की ओर होता है। जो भी अभी रीट की तैयारी कर रहे हैं, उनके भी शिक्षण विधियों में भाषा कौशल पे होगा कि भाषा का स्वरूप क्या है, कठिन से सरल की ओर होता है। 1 मिनट का समय है, आप चाहे नोट कर लीजिए, उसके आगे फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो सकता है यदि आपको लगता है कि स्पीड बढ़ाने की आवश्यकता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, अपने आप अपने विचार प्रकट करें, ताकि मैं समझ सकूं कि एक अभ्यर्थी क्या चाहता है। क्या ये स्पीड ठीक है, जो क्योंकि शुरुआती दौर है, ज्यादा स्पीड से खींचूंगा तो जो नए बच्चे हैं वो समझ नहीं पाएंगे। जो पढ़ चुके हैं हिंदी, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ी बोर्ड थोड़ा जो है छोटा है, हम कोशिश करेंगे एक बड़ा पैनल यूज करें समय के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भाषा का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या कहते हैं, क्या कहता है, ठीक है। भाषा का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, भाषा को सीखने का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, भाषा को सीखने का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। देखिए, यदि कोई व्यक्ति भाषा को सीखने की योग्यता हासिल करना चाहता है तो उसे 3 चीजों का ध्यान रखना होगा, 3 आधार स्तंभों का ध्यान रखना होगा कि भाषा को सीखने का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है। अब देखिए, बहुत सी सबसे खराब आदत क्या है हिंदी में, बच्चों की सबसे खराब आदत क्या पता है? पता नहीं हमें किसकी मीटिंग अटेंड करनी है कि हम इतनी जल्दी में रहते हैं कि हम लिखने के तौर तरीके खो चुके हैं। हिंदी में तो खो ही चुके हैं। देखिए, मैं आपको सिंपल सा बताता हूं। आपको हम कहते हैं कि यहाँ पे कितनों ने ऐसा लिख दिया होगा, ये मैंने तो फिर भी सही लिखा है, ये वैज्ञानिक शब्द जो है कितनों ने इस तरीके से लिखा है, और शायद ये मनो शब्द भी इस तरीके से लिखा होगा, ये किसी ने एक किया होगा। अब मुझे समझ में नहीं आता है कि आपने ये भाषा का कौन सा स्वरूप गढ़ा है, या कौन सी मात्रा है जो आपने ऊपर बताई है। देखिए, हमेशा गलतियां यही होती है हिंदी में, कोई बड़ी गलतियां आप शब्द शुद्धि में देखिए, सीधे सीधे सब इंस्पेक्टर के पेपर में 10 से 12 प्रश्न आपको शब्द शुद्धि में पूछे जाएंगे, ये आप मान के चले, और गलतियां आप यही करते हैं। आपको यहीं से आपकी गलतियां, अपनी जो अशुद्धियां हैं उनमें सुधार करना होगा, तभी आप सीख पाएंगे। मैं आपको छोटी छोटी चीजों को ये इसलिए कहता हूं कि छोटी छोटी चीजें ही हिंदी में नंबर देती है। हिंदी में कहीं अतिरिक्त कोई अच्छा अन्य से मैं कोई आपको स्पेशल नहीं दे सकता, कि जो है हमें उसे उसी रूप में स्वीकार करना है। तो जो लिखने का तरीका है वो आप थोड़ा सुधारिए, और जो वाकई में इसी तरीके से लिखते हैं उनको मेरा साधुवाद है। तो मैंने कहा भाषा को सीखने का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, भाषा को कैसे सीखा जाता है। यदि कोई व्यक्ति भाषा को सीखना चाहता है तो उसके पास 3 योग्यता होनी चाहिए। फर्स्ट, मैं आपको कहूंगा कि उस व्यक्ति में क्या होनी चाहिए, जानने की इच्छा रखने वाले को हम कहते हैं जिज्ञासु। देखिए, व्याकरण में आपका एक टॉपिक है वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो जो जानने का इच्छुक हो या जानने की इच्छा रखने वाला, उसे क्या कहते हैं, जिज्ञासु। और जानने की इच्छा
उसे क्या कहते हैं, जिज्ञासा। तो आप चाहे तो थोड़े शॉर्ट्स नोट्स साइड में बना सकते हैं कि जिज्ञासा क्या कहेंगे, जानने की इच्छा। जैसे जैसे हम टॉपिक पे आएंगे मैं पर डे आपको 5-10 ऐसे करवाऊंगा, 5 पर्यायवाची, पर्यायवाची, 5 वाक्यांश के लिए एक शब्द, अनेकार्थी, एकार्थी, छोटे छोटे ये टॉपिक हमें खींचने पड़ेंगे सभी बड़े टॉपिकों के साथ, ताकि आपकी ये जो मैं मुख्य तैयारी, मैंने आपको कहा था 50 प्रश्न आपको सीधे सीधे इसी तरीके से पूछे जाते हैं और वो आपको याद रखने हैं। तो जो याद करने की चीजें, हम सीखने वाली चीजों के साथ ही हम याद करने वाली चीजों को लेते जाएंगे। तो मैंने कहा जानने की इच्छा, उसे क्या कहते हैं, जिज्ञासा। मनोवैज्ञानिक है थॉर्नडाइक, उन्होंने एक अच्छा वक्तव्य दिया है। उन्होंने कहा है, एक मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने, कि हम घोड़े को पानी के पास ले जा सकते हैं लेकिन पानी पिला नहीं सकते। जब तक कि, क्यों नहीं पिला सकते, क्यों, क्योंकि यदि उसमें प्यास नहीं है, उसमें जानने की तत्परता का गुण नहीं है, यदि उसे उस चीज को पाना ही नहीं है तो वह कभी उसके लिए तत्पर नहीं होगा, कभी उसको जानने की इच्छा नहीं रखेगा। तो सबसे पहले जो आपके सामने प्रस्तुत किया है, आप उसके प्रति कितने समर्पित भाव से जुड़े हैं, कितना आप उससे ग्रहण करना चाहते हैं। तो सबसे पहले किसी चीज को सीखने के लिए, और स्पेशली जो मैंने कहा कि भाषा को सीखने के लिए जो प्रथम गुण आप में, प्रथम योग्यता एक व्यक्ति में होनी चाहिए, वह है जिज्ञासा। यदि आप में जिज्ञासा है तो जो मैं पढ़ा रहा हूं आप उसका क्या करेंगे, अनुकरण। अनुकरण का क्या मतलब है, जैसा है उसे वैसा स्वीकार करना। एक सिंपल सा मैं उदाहरण देता हूं। जब आप कक्षा 10वीं 12वीं में, या जब स्कूल के विद्यार्थी जीवन, स्कूल के जीवन में थे, तो सुबह सुबह सबसे पहला काम होता था कि प्रार्थना सभा होती थी। 3 से 4 बालक बालिकाएं जो है वो आगे बैठते थे और वो प्रार्थना गाते थे और आप जो है उसे दोहराते थे। उसी दोहराने को कहते हैं अनुकरण। मैंने आपको यहाँ पढ़ाया, आपने उस चीज को वापस अपनी पेज पे, कॉपी में लिखा, यह है अनुकरण। तो यदि आप में जिज्ञासा है तो तभी आप उस चीज का क्या करेंगे, अनुकरण। और यदि आपको भाषा को आत्मसात करना है तो जिज्ञासा होने के साथ साथ आप अनुकरण करेंगे, और अनुकरण के साथ साथ इसका सबसे मुख्य बिंदु है किसी भी चीज को आत्मसात करने के लिए, वह है अभ्यास। कविवृंद का एक दोहा है कि करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जावत है सील पर पड़त निशान। तो देखिए उस रस्सी में कितनी ताकत है कि वो एक पत्थर पे भी निशान कर सकती है। तो अभ्यास जो है वह आपकी समस्त त्रुटियों को सही करने में आपकी मदद करेगा। आप इसको नोट कर सकते हैं, पॉइंट डाल दीजिए, भाषा को सीखने का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। उसके बाद लिखेगा, हाँ ये इसी को नोट कर सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण कितने हैं, 3 हैं। 3 मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण हैं भाषा को सीखने के। फर्स्ट जिज्ञासा, अनुकरण, क्या समय हो गया, टाइम कितना हो गया, और तीसरा है अभ्यास। आधा घंटा हो गया, ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। तो साथियों आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। देखिए शुरुआत है, ज्यादा नहीं खींचे, एक साथ ज्यादा आने पे ये है, इतना हो सकता है कि आप आपकी किताबों के नोट्स, किताबें पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि हमारे पास अभी उचित समय है। अभी कोई वैकेंसी ऐसी आई नहीं है, मतलब मुख्य रूप से मैं कहूँ सब इंस्पेक्टर अभी आई नहीं है। जब तक वो वैकेंसी आएगी तब तक मैं मानता हूं कि हम लगभग 80% कोर्स जो है अपना निपटा भी चुके होंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगली कक्षा में हम मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।